नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं कोर्स पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। आकलन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्लेसमेंट ऑफ असेसमेंट, स्थापना आकलन। किसी कोर्स के ठीक पहले जो क्रियाएं की जाती हैं वो स्थापना आकलन में आती हैं। उसमें किस प्रकार का आकलन होता है उसे देखा जाए। प्लेसमेंट ऑफ असेसमेंट, स्थापना आकलन की परिभाषा देखेंगे। इस आकलन का उपयोग छात्र को किसी कोर्स लेवल या एकेडमिक प्रोग्राम में स्थान दिलाने के काम में लिया जाता है। इस प्रकार का आकलन किसी कोर्स में एडमिशन के पूर्व जो आकलन होता है उसमें इस प्रकार का आकलन प्रयुक्त होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व कौशल की जांच की जाती है। बच्चे को पहले से क्या नॉलेज है इसके बारे में उसकी जांच की जाती है। निर्देशात्मक इकाई के पूर्व का आकलन, मतलब जो मेन कोर्स है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो सब तो बाद में, लेकिन उस कोर्स में कैसे एडमिशन के पहले, जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके पहले सीईटी होता है, एमएस होता है। बीएड के पहले भी सीईटी होता है। जो परीक्षा पास करके आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लिए हो, इस प्रकार की जो पूर्व परीक्षाएं होती हैं वो स्थापना आकलन में, प्लेसमेंट आकलन में आता है। तो दोस्तों इसमें उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार के आकलन का उपयोग छात्र के लिए यह निश्चित करने का कार्य करता है कि वह किस प्रकार के कोर्स के लिए तैयार है। अब मैथ्स में हल्का मैथ्स भी होता है, लोअर लेवल का मैथ्स भी होता है और हायर लेवल का भी मैथ्स होता है। तो जब शिक्षक या जो इंस्ट्रक्टर है, जो एग्जामिनर है, वो बच्चे को उसका आकलन करता है कि उसका लेवल किस पर है। हायर लेवल में उसे एडमिशन देना चाहिए या लोअर लेवल में एडमिशन देना चाहिए। तो स्थापना आकलन से ये पता चलता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान क्या है, उसके आधार पर उसे संबंधित कोर्स में एडमिशन मिलता है। उदाहरण ये हो गया। इसमें एंट्री टेस्ट लिया जाता है या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस प्रकार के टेस्ट ले करके उनके नॉलेज को परखा जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं, इस असेसमेंट के फीचर्स, महत्व क्या है। इस आकलन के द्वारा छात्र की योग्यता के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम के किस स्टेज पर छात्र को रखा जाए इसकी जानकारी मिलती है। किस स्टेज पे उसको एडमिशन मिलना चाहिए ये शिक्षक को पता चलता है। और निर्देशात्मक इकाई के पहले इस प्रकार का आकलन होता है। जो मेन परीक्षा होने वाली है उसके पहले पूर्व परीक्षा होती है। प्री और मेंस होता है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्री होता है फिर मेंस होता है। तो प्री में पता चल जाता है, प्री में जो पास होता है वही मेंस में जाता है। तो ठीक उसी प्रकार निर्देशात्मक इकाई के पहले के छात्रों का आकलन होता है। ये हो गया दोस्तों प्लेसमेंट। अब अगला आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक आकलन। इसकी अगली क्रिया ये है। इस आकलन के प्रकार में पूर्व आकलन किया जाता है। पूर्व आकलन के पहले का यह आकलन है। शिक्षक छात्रों की कमियां और मजबूती, कमियां, गुण और दोष का पता लगाता है। उसमें कितना ज्ञान है और कितना कौशल है, इसका आकलन डायग्नोसिस असेसमेंट में होता है। वो किस प्रकार होता है, उसका आकलन कैसे करेंगे। या तो इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार, शिक्षक अभिभावक सभा करेंगे, पेरेंट टीचर्स मीटिंग करेंगे तो भी पता चल जाएगा, छात्रों को मॉनिटर करेंगे तो भी पता चल जाएगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड को देख लें कि पहले वो 8वीं में कितना पाया है, 7वीं में कितना पाया है और 5वीं में कितना पाया है। इस प्रकार से पहले जो परीक्षाएं दी गई हैं उसके रिजल्ट भी देख करके पता चलता है। इसके फीचर्स क्या है, यह शैक्षिक कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए एक कुंजी की तरह काम करता है, यह की तरह काम करता है। इस प्रकार का आकलन जो शैक्षिक कठिनाइयां हैं, जो टीचिंग डिफिकल्टीज हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए एक कुंजी का कार्य करता है। अगला है दोस्तों, अगला फीचर है निर्देशात्मक इकाई के पहले का आकलन। मेंस के पहले का प्री है ये। यह आकलन छात्रों के गुण और कमियों की पहचान करने में उपयोगी होता है। उसमें गुण क्या है और दोष क्या है ये इस आकलन से पता चलता है। उपचारात्मक कार्य के लिए
प्लान तैयार करता है। इस प्रकार के आकलन से उसमें क्या सुधार और हो सकता है इसका पता लगाया जाता है। पांचवा दोस्तों, इस तरह का आकलन शिक्षार्थी के विषय में विस्तृत फीडबैक देता है। मतलब जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, जो संबंधित कोर्स में इंटरेस्टेड है, उसमें एडमिशन लेना चाहता है, उसका विस्तृत जानकारी, विस्तृत फीडबैक मिलता है। दोस्तों ये स्थापना आकलन हो गया, ये निदानात्मक आकलन हो गया। आगे दो आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। उसके अंतर को हम देख लेते हैं। अंतर के बाद उसके एक एक के विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन कह लीजिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो इसमें थोड़ा अंतर देख लेंगे तो हमको एक सरसरी नजर पहुंच जाएगी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट ये अधिगम के दौरान उसका मूल्यांकन होता है। जब अधिगम की प्रक्रिया, जब शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है, उसके दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। छात्र को जो शिक्षक है वो टोकते रहते हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसे सुधारो। और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, अधिगम के बाद का मूल्यांकन होता है। जब कोर्स पूरा हो जाता है, लास्ट में जो एग्जाम लिया जाता है वो समेटिव इवैल्यूएशन है। दूसरा है दोस्तों अधिगम की निगरानी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप लर्निंग कर रहे हो तो उसकी निगरानी शिक्षक रखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें निगरानी नहीं रखना पड़ता है। इसमें जो आपने एग्जाम दिया है, उसका आंसर दिया है, असाइनमेंट का जो आंसर दिया है, उसमें ABCD रैंक मिलता है या ग्रेड मिलता है। तीसरा है दोस्तों अधिगम में सुधार। जब आप लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, टीचर आपके साथ में है, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया है उसमें सुधार करेगा। लेकिन समेटिव एवेल्युएशन में क्या होता है, जो आपने एग्जाम लिख करके आया है पेपर में, उस उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा। जो आपने अचीवमेंट ग्रहण किया है, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद जो आपने पेपर लिखा है उसका मूल्यांकन होगा, तब उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। अधिगम में सुधार के लिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान फीडबैक दिया जाता है। बच्चे के पढ़ाई के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान शिक्षक छात्रों को फीडबैक देता रहता है, उसे टोकता रहता है कि यहाँ आपकी कमियां हैं, इसे पूरा करो तो आप सफल होगे। इसमें क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पूरा स्कूल का एग्जाम हो गया, कोई फर्स्ट रैंक आता है, कोई सेकंड रैंक आता है, कोई A ग्रेड आता है, कोई O ग्रेड आता है। तो इससे तुलनात्मक अध्ययन होता है कि कौन आगे है और कौन पीछे है, किन बच्चों ने अच्छा पढ़ाई किया है, किन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है, किनको समझ में आया है, किसको समझ में नहीं आया है। पांचवा दोस्तों छोटी सामग्री को शामिल किया जाता है। मतलब ये कोई पाठ की इकाई का कोई एक भाग होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई एक भाग, जैसे पाठ है उसका कोई एक भाग है, उस पर चर्चा होती है, उस पर जो कमियां होती है उसे शिक्षक बताता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, पूरे कोर्स को शामिल किया जाता है। पूरे कोर्स, जैसे एनुअल एग्जाम होता है तो उसमें पूरा कोर्स होता है, पूरा कोर्स में थे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उसमें उत्तर दिया जाता है। तो दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में ये 5 अंतर होते हैं। अभी हम इसके एक एक अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा है दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। इसका अर्थ देख लेते हैं, परिभाषा। शिक्षण और अधिगम के आयोजन को संशोधित करने और छात्रों के अधिगम में सुधार करने के लिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार का आकलन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षक द्वारा आयोजित किया जाता है, उसे निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये जो है शिक्षण अधिगम के दौरान होता है। जब लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है तब जो है निर्माणात्मक आकलन होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्नोत्तरी सत्र, प्रश्न उत्तर का आयोजन करें,
कक्षा गतिविधियों का निरीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें। कैसे? सेल्फ असेसमेंट से, स्व आकलन, समकक्ष असेसमेंट, पीयर असेसमेंट मतलब दो दोस्तों के तुलनात्मक अध्ययन से, और छात्रों के कार्य पर फीडबैक लेना, वो लोग से फीडबैक लेना कि कैसा कार्य हो रहा है या कैसा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इसके फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट के। पहला है, शिक्षक इस दौरान छात्र को मॉनिटर करके अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक देते हैं। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, निर्माणात्मक आकलन जो होता है, वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक इस दौरान छात्र को मॉनिटर करते रहते हैं और उनकी जो गलतियां हैं उन पर अपना फीडबैक देते रहते हैं। दूसरा है, शिक्षक सूचनाओं के माध्यम से शिक्षण को इम्प्रूव करता है। सूचनाओं के माध्यम से वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को में सुधार लाता है, सुधार करता है। छात्र अपने अधिगम को इम्प्रूव करते हैं और जो शिक्षक कहता है उससे छात्र अपने अधिगम को इम्प्रूव करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। चौथा है, इस प्रकार के आकलन से छात्रों को अपने गुण और दोष के विषय में पता चलता है। जब ये आकलन हो रहा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो उस समय छात्र को भी अपने गुण और दोषों के विषय में पता चलता है और जो उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। पांचवा है दोस्तों, छात्र किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें जिस क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही है संस्था उन्हें पहचान कर दूर करती है। इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान छात्रों को भी कुछ बुनियादी सुविधाएं आती हैं। किस चीज के लिए वो संघर्ष कर रहा है इसको पहचान करके संस्था भी उनकी मदद करती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान। अब लास्ट है दोस्तों समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। जो लास्ट में परीक्षा होती है, जो अंत में एनुअल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, उन सब चीजों का समावेश समेटिव असेसमेंट में आता है। इसके जो परिभाषा देख लेते हैं। इस आकलन में छात्र शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में उनके परिणाम पर प्रकाश डाला जाता है। यह निर्देशात्मक इकाई के बाद होता है, मतलब जो कुछ भी पढ़ाई हो चुकी है, जो कुछ भी लर्निंग प्रोसेस हुआ है, यूनिट के बारे में पढ़ाया गया है, वो सब पढ़ाने के बाद इसका आकलन होता है। उदाहरण, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम्स, ये इसके उदाहरण। फीचर्स क्या हैं? पहला, इस आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कुछ मानकों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा निर्देशात्मक इकाई के अंत में, मतलब जो पोर्शन पूरा हो गया है उसके अंत में छात्र अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, पेपर लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, अधिगम की उत्पादकता पर प्रकाश डाला जाता है। साल भर हमने क्या पढ़ाई की है, उससे बच्चों ने क्या अचीवमेंट किया है, इस पर फोकस होता है। अधिगम की उत्पादकता पे प्रकाश डाला जाता है। तीसरा है दोस्तों, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन ग्रेड से और पुरस्कृत किया जाता है। छात्र जो अचीव करते हैं उन्हें या ग्रेड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो। चौथा है दोस्तों, पाठशाला और उनके सभी समूह के प्रदर्शन पर निगरानी करते हैं। पाठशाला और उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उस पर उनके प्रदर्शन पर संस्था निगरानी रखती है, किसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्हें आगे के लिए उन्हें अवार्ड्स वगैरह दे करके उनका पुनर्बलन किया जाता है कि वो आगे। तो दोस्तों आज हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ा, आकलन के प्रकार, जिसमें जो है पहले तो प्लेसमेंट असेसमेंट, जो चीजें शुरू होती है, जो कोर्स शुरू होता है उसके पहले की क्रिया है, और जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है लर्निंग प्रोसेस जब हम पढ़ रहे हैं उस समय फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसके पहले बिफोर लर्निंग डायग्नोसिव असेसमेंट होता है, इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। और ड्यूरिंग लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसके बाद जो अंत में एग्जाम होता है समेटिव असेसमेंट आफ्टर लर्निंग।
पढ़ाई अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद समेटिव असेसमेंट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की और ये यूनिट 1 का सी था। इस प्रकार CC4 का जो पहला चैप्टर था, पहला यूनिट खत्म हो गया और अब हम जो है आगे कुछ नया लेकर के आएंगे। CC5 बचा है शायद, तो सभी जो CC1, CC2, CC3, CC4 और CC5 का एक एक यूनिट पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो से अभी लाइव देख रहे हैं, जुड़े हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।